नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, वो चल रही होगी। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ आ जाइए। भाई हमारे डेमो हो चुके हैं समाप्त, डेमो हो चुके हैं फिनिश। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने सेशन की तरफ और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर अपनी पढ़ाई को लेकर आगे। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हमें अपने सेशन को आगे लेकर जाना है। और एक बार आप सभी ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप सभी प्यारे दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं? जल्दी से बताएंगे भाई सभी बच्चा। कमेंट सेक्शन में आकर सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मुझे तो आप लोगों के कमेंट्स अच्छे से अब विजिबल हो चुके हैं। मैं देख पा रही हूँ सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष हैं, राम है, रिंकी हैं, प्रशांत है, अनुज है, रुचि का नाम ले चुकी हूँ, सुरेंद्र हैं और हमारे साथ चेतना नाम की बच्चा है वो भी जुड़ चुका है, प्रदीप आ चुके हैं, ललित हैं, डिम्पल हैं, कोमल हैं, कमल हैं, गोविंद हैं। सब बच्चे मुझे आप लोगों के जो कॉमेंट्स हैं वो अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। एक बार आप भी बता रहे हैं शायद कि यस मैम, यस मैम, आवाज़ आ रही है। तो चलिए अब चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो भाई कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी रक्त स्कंदन से संबंधित चीज़ें, यानी कि कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड क्लोटिंग को। तो यहीं से हम लोग और चीज़ें शुरू करेंगे भाई ब्लड क्लोटिंग के साथ, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग मैं आपको पढ़ा रही थी कल, रक्त स्कंदन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। रुधिर जो होता है इसका अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त एक बफर सॉल्यूशन है, बफर विलयन है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड मिलकर रक्त का पीएच मान 7.4 बनाकर रखते हैं। जो रक्त होता है इसके बारे में हमने बात करी थी कि इसका निर्माण यौक अवस्था में मेसोडर्म में होता है, हेपेटिक अवस्था में लीवर करता है रक्त का निर्माण, और इससे आगे जो मैरो अवस्था आती है उसमें अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त के निर्माण की क्रिया को होम्योपोइसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि मैम रक्त स्कंदन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं अब रक्त स्कंदन की, ठीक है। नोट्स बना रहा हूँ तो सिलेबस कमेंट निकल गया, बट आप नोट्स बना सकते हो प्यारे बच्चा, ठीक है। बिल्कुल आप अपने नोट्स बना सकते हो। फिर हमने रक्त के जो घटक थे उनको पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा में मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो 7% एरिया आपके प्लाज्मा का कवर करती है, जिसमें हमने बात कर ली थी किसकी, हेपेरिन की, हमने बात कर ली थी एल्ब्यूमिन की, हमने बात कर ली थी ग्लोबुलिन की, हम बात कर रहे थे फाइब्रिनोजन की। फाइब्रिनोजन से ही हमने ब्लड क्लोटिंग का जो फैक्टर है इसको उठाया था। तो भाई दोस्तों कल मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमें चोट लगती है तो चोट से जब खून निकलता है उस खून को निकलने से रोकने के लिए शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। इसी को हम लोग कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड, इसी को कहा जाता है कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमना, इसी को कहा जाता है दोस्तों रक्त का थक्का जमना, ठीक है। तो जब रक्त का थक्का जमता है तो इस प्रक्रिया के अंदर कितने फैक्टर मिलकर काम करते हैं ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो भाई ब्लड कॉन्गुलेशन का जो प्रोसीजर होता है या कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है इसके अंदर आपको कभी भी पूछे कि रक्त का थक्का जमने के लिए कितने कारक जिम्मेदार होते हैं तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे भाई रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए दोस्तों 13 कारक जरूरी होते हैं। 13 कारक एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 13 कारकों की आवश्यकता होती है। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है। ब्लड क्लोटिंग कोई एक अकेला कारक नहीं कर सकता आपके शरीर में। जैसे कि कई बार तुम देखते हो कि जो काम हम अकेले कर सकते हैं वो काम शायद उतना बेहतरीन हम लोग 10 लोगों को अगर अपनी टीम बनाकर करें तो ज़्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। तो वैसे ही ब्लड क्लोटिंग का कार्य एक टीम वर्क है, ऐसा समझ लो।
एक टीम की तरह यहाँ पर फैक्टर्स को जुड़कर काम करना पड़ता है। तो रक्त स्कंदन को करने के लिए जो टीम अपॉइंट की गई है आपके शरीर में, उस टीम में टोटल 13 मेंबर है। तो रक्त स्कंदन को करने के लिए कितने कारकों की जरूरत होती है? 13 कारकों की जरूरत होती है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए, यहाँ पे हमने ये भूल गए हम लोग लिखना, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है, जमाने के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है दोस्तों? 13 कारकों की आवश्यकता होती है। तो लिख लीजिएगा 13 फैक्टर्स आर नीड, 13 फैक्टर्स आर नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? आप बताओगे 13 चाहिए मैडम। अच्छा, इन 13 फैक्टर्स में से कुछ के नाम आप बहुत अच्छे से समझते हो, कुछ के नाम आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर में कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, बताओ। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके शरीर में कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, जल्दी बताओ सारे बच्चा। तो कौन सी विटामिन आपके शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे। पहली बार इतनी गहराई से बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ अरविंद बेटा, पहली बार ही होती हैं बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में। पहला पहला प्यार है ना, पहला पहला सिलेक्शन, और पहले पहले जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार ही होंगी, पर उनका एक्सपीरियंस आपको बहुत बेहतरीन होगा, इतनी गारंटी है। तो बच्चे बता रहे हैं विटामिन के होती है रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन। बहुत बढ़िया बेटा। एल्ब्यूमिन तो एक प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन कोई विटामिन नहीं है। कल पढ़ाया था ना, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। हम तो यहाँ विटामिन की बात कर रहे हैं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है बेटा, और विटामिन के ही इन 13 कारकों को जोड़ने का काम करती है। तो विटामिन के आपके शरीर में क्यों चाहिए? क्योंकि जब रक्त का थक्का जमता है तो ये जो 13 कारक है ना बेटा, इन 13 कारकों को एक साथ जोड़ने का काम ये विटामिन के ही करती है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताकर चलती हूँ कि जब रक्त का थक्का आपके शरीर में जमता है तो रक्त स्कंदन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखो समझना बेटा अच्छे से, स्कंदन कारक यानी कि क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन है। तो भाई सबसे पहले तो रक्त स्कंदन कारकों के बारे में बताया किसने था, ये भी पूछा जाता है। तो देखेंगे यह सिद्धांत मैकफर्लेन और को वर्कर्स द्वारा दिया गया। मतलब मैकफर्लेन एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। तो मैकफर्लेन नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनके साथ उनके सहयोगी थे। उन्होंने मिलकर सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग फैक्टर या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लड में, उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया या रुधिर स्कंदक सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया, तो आंसर लगा के आना मैकफर्लेन और कोवर्कर। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैकफर्लेन एंड कोवर्कर। पॉइंट क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? क्लियर। चलो दूसरा, ये पॉइंट मैं अभी लिखवा चुकी हूं कि भाई रक्त स्कंदन में 13 कारक सहायक होते हैं। इस पॉइंट को अभी मैंने लिखवाया था पीछे। देयर आर 13 फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब इन 13 कारकों को हम कैसे लिखते हैं मैडम? इन 13 कारकों को ऐसे नहीं लिखते 1 2 3 4, ऐसे नहीं लिखते, इनको रोमन नंबर में लिखा जाता है। मैथ्स में पढ़े हैं ना रोमन नंबर? रोमन नंबर मतलब ऐसे लिखोगे है ना, 2 को ऐसे लिखोगे, 3 को ऐसे लिखोगे, 4 को ऐसे, ठीक है, अब जो 5 होगा उसको ऐसे, 6 को ऐसे लिखोगे, 7 को ऐसे लिखोगे, 8 को ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोमन नंबर में लिखे जाते हैं जो प्यारे बच्चा आपके जो ये फैक्टर होते हैं रक्त को जमाने वाले जो 13 कारक है ना, ये रोमन नंबर में लिखे जाते हैं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि मैम ये 13 कारक हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं, कित्थे से आते हैं, कित्थे से कहाँ से आते हैं? तो ये 13 के 13 कारक आपका लीवर बनाता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि आपके प्लाज्मा में जितनी प्रोटीन है सबको किसने बनाया? लीवर ने बनाया। तो रक्त को जमाने वाले जो 13 कारक है
इनको भी लीवर ने बनाया बेटा, इनको भी यकृत ने बनाया। तो देखो लिखा हुआ है कि इन कारकों का संश्लेषण मुख्यतः यकृत करता है। तो बेटा ये सारे के सारे फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर प्राइमरी सिंथेसाइज्ड बाय इन द लीवर। तो आपके लीवर में ये सारे फैक्टर बनते हैं, आपका लीवर बनाता है इन 13 फैक्टर्स को, ठीक है। अब इन कारकों के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होती है। ये पॉइंट मैंने अभी अभी लिखवाया कि भाई आपके शरीर में जो विटामिन के होती है, ये विटामिन के क्या काम करती है, इन 13 फैक्टरों को एक्टिव करती है, इन 13 कारकों को एक्टिव करती है। वीडियो रिपीट हो रही है क्या, एक बार बताओ। वीडियो रिपीट हो रही है क्या, एक बार सभी बच्चे बताओ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चा? रोमन नंबर में लिखा जाता है बेटा इनको, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन रोमन नंबर में ही है, क्योंकि ये साइंटिस्ट रोमन थे तो इन्होंने रोमन नंबर में ही इनको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। समझ में आ गई बात? मैम लीवर कहाँ होता है? अभी जैसे मैं खड़ी हूँ ना, ये वाली मेरी राइट साइड है, ये वाली मेरी लेफ्ट साइड है, तो मेरा पेट के जस्ट नीचे राइट साइड में है लीवर। तो लीवर आपके पेट के नीचे राइट साइड में होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? नो प्रॉब्लम? नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो इधर। तो अब हमने कहा कि मैम जो ब्लड क्लोटिंग होता है इसको कोagulation ऑफ ब्लड के नाम से भी जानते हैं। अब रक्त का थक्का जमाने के लिए 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, इन 13 फैक्टर को एक्टिव करने का काम विटामिन के करती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी विटामिन रक्त स्कंदन के 13 कारकों को सक्रिय करती है, विच विटामिन एक्टिवेट द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर या 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। तो आप बताओगे विटामिन के। और वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए कि भाई इस सिद्धांत को मैक फर्लेन और उनके सहयोगियों ने दिया था, और इसमें 13 कारक हैं जो इस्तेमाल होते हैं, इनको रोमन नंबर में लिखा जाता है, और इन कारकों का संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है। और मैडम इन कारकों के संश्लेषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। यही हाथों हाथ याद हो गए होंगे ये सारे पॉइंट आपको। अब चलते हैं कि मैम ये 13 कारक कौन से हैं बेटा। तो रक्त स्कंदन में जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं ये 13 कारक। तो आप लोग देख पा रहे हो ये 13 कारक हैं जो रक्त स्कंदन में यूज होते हैं बेटा। अब इनमें से क्या मैम सारे याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं, सारे बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। मैम कौन कौन से याद करने हैं? चलो मैं बताती हूँ कौन कौन से याद करने हैं। देखो सबसे पहले आप इसको तो जानते ही हो, फाइब्रिनोजन को। सारे बच्चे जानते हैं क्या फाइब्रिनोजन को? मुझे बताओ कितने बच्चों ने ये नाम सुन रखा है फाइब्रिनोजन के बारे में? मैम किडनी कहाँ होता है? मैं तुम्हें सारे ऑर्गन पढ़ाऊंगी कि कहाँ कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है। किडनी होती है तुम्हारी, जैसे मुड़ोगे ना यहाँ नीचे, कमर के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ किडनी होती है बेटा, पेरिटोनियल कैविटी में होती है किडनी। तो किडनी यहाँ पीछे की तरफ आपकी कमर के नीचे होती है, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से चीजें आपको समझाऊंगी। समझ में आ गई बातें? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बच्चे का मैसेज अभी मैंने देखा कि सेंटेंस को थोड़ा सा क्या लिखना है बेटा, किस तरीके से लिखे बताओ। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए 13 कारकों की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी बता ही दिया है, ठीक है, मैंने बता दिया बिल्कुल। और इनको एक्टिव, ये तो समझाने के लिए है बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया है। इनको एक्टिव करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता है। तो देखो तरीके से सारे पॉइंट यहाँ लिख दिए ना मैंने, देखो लिख दिए कि भाई रक्त स्कंदन को मैकफर्लेन ने बताया, 13 कारकों की आवश्यकता होती है, इन कारकों को रोमन नंबर में लिखते हैं, इन कारकों का संश्लेषण यकृत करता है, इन कारकों को संश्लेषित करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता है। तो बेटा इसीलिए तो ये चार्ट आपको दिखाया है, इसीलिए तो ये पॉइंट आपको दिखाए हैं। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि भाई ऐसे 13 आपको कारक चाहिए और एक्टिव कौन करेगा? विटामिन के। चलो अब 13 कारक जो है वो ये है बेटा। अब मैम इनमें से क्या सारे हमें याद करने हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको यहाँ से नंबर 1 कारक जो है ये याद करना है, फाइब्रिनोजन। कल बताया था ना, प्लाज्मा से निकलने वाली प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, बहुत बढ़िया। मैम दूसरे नंबर पर याद करना है प्रोथ्रोम्बिन, बिल्कुल मैंने आपको कल ये भी बताया था, ये भी प्लाज्मा में घुली हुई प्रोटीन होती है, ये याद करना है आपको। मैम थ्रोम्बोप्लास्टिन, बेटा मैंने कल ये भी आपको बताया था थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैम आपने कब बता दिया ये? जब मैंने लास्ट में कल आपको पढ़ाया कि भाई जब चोट लगती है हमें सबसे पहले प्लेटलेट एक्टिव होती हैं। अब प्लेटलेट एक्टिव होती हैं तो वो एक्टिव होकर इस पदार्थ को निकालती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को।
पढ़ाया था ना कल, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन याद कर लेना बेटा। कैल्शियम याद करना है आपको, ठीक है, कैल्शियम को आपको याद कर लेना है। और एंटी हीमोफिलिक कारक और क्रिसमस कारक, ये कारक आपको याद करने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 13 में से 6 याद कर लेना काफी है। आ जाओ, अब मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। 13 में से ये 6 कारक आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो भाई हेडिंग डाल लीजिए, रक्त स्कंदक कारक, रक्त स्कंदक कारक, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो आपको पेपर में आते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की, ठीक है। कौन कौन से याद करने हैं मैडम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर? तो आप लोग याद करके चलेंगे जो मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग याद करना फाइब्रिनोजन को। किसको मेरे दोस्तों? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है बेटा। तो ये कल मैंने आपको बताई भी थी, फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन, ये रक्त स्कंदक कारक का काम करती है और पहला रक्त स्कंदक कारक है, ये भी याद रखना। फिर दूसरे नंबर पर आप याद रखोगे प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरे नंबर पर याद रखना प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? तो मैडम ये भी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप किसको याद रखोगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तीसरे नंबर पर याद रखोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, ये कहाँ से निकलता है बताओ जल्दी सारे बच्चे। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आया? मैम आपने ये तो बता दिया कि ये दोनों जो ऊपर लिख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, आपने ये तो बता दिया कि नंबर 1 और नंबर 2 जो है, यानी कि ये दोनों तो हमारे प्लाज्मा में बनती हैं, ये दोनों तो प्लाज्मा की प्रोटीन है। आपने ये तो हमें कल भी बता दिया था कि ये दोनों तो प्लाज्मा में पाई जाती हैं, प्लाज्मा की प्रोटीन है, इनको तो हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन मैम ये जो आपने नीचे लिखा है, ये जो आपने अभी अभी नीचे लिखा है, ये कहाँ पाया जाता है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो कोई बच्चा बताएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ मिलता है? जल्दी बताओ बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से बनता है? जल्दी बताओ सारे बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ बनता है? फटाफट बताओ। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में प्लेटलेट से निकलता है। बहुत बढ़िया, यही तो मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए था। बिल्कुल बेटा, तो कल हमने बात करी थी कि इसको निकालती हैं आपकी प्लेटलेट, प्लेटलेट्स निकालती हैं बेटा इसको आपकी, क्योंकि जब आपको चोट लगती है तो सबसे पहले जो खबर पहुंचती है वो प्लेटलेट्स पर ही पहुंचती है। तो प्लेटलेट्स इसको निकालने का काम करती है। तो बहुत बढ़िया, ये किससे निकलता है भाई? प्लेटलेट से। अब चौथे नंबर पर होता है कैल्शियम। चौथे नंबर पर जो आपको याद रखना है कैल्शियम। तो रक्त को स्कंदित करने वाला जो चौथा कारक है, ये होता है मेरे बच्चों कैल्शियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त का स्कंदन करने वाला चौथा कारक कौन सा है, तो आपने कह दिया कैल्शियम है। चाहो तो आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से विजिबल कर सकते हो, कैल्शियम है प्यारे बच्चा, ठीक है। अब कैल्शियम के बाद आपको जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ये 8वां कारक पूछा जाता है, एंटी हेमोफिलिक कारक और क्रिसमस कारक, यानी 9वें नंबर का कारक। तो 8वां और 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यों 8वां और 9वां क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए मेरे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 8वां और 9वां कारक है ना, ये आप में एक बीमारी करता है, हेमोफीलिया नाम की बीमारी। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमोफीलिया रोग में हमारे शरीर में कौन सा कारक नहीं बनता। तो जिनको हेमोफीलिया रोग होता है ना, उनके शरीर में ये 8वां कारक और बेटा ये 9वां कारक नहीं बनता। तो ये दोनों भी आपको जरूर याद करने हैं। तो जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन आया है तो ये 4 कारक तो पूछे ही गए हैं और यही पूछे जाएंगे, यही पूछे जाएंगे। वो तो मैंने आपको 13 के 13 दिखा दिए हैं, जिससे आप कहें कि मैम कौन से हैं, बट आपको 13 याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इन चारों को याद करेंगे। अब 4 के बाद आ जाओ सीधा 8वें कारक पर, 4 के बाद आ जाना सीधा 8वां कारक। बेटा 8वां कारक जिसको हम लोग एंटी हेमोग्लोबिन फैक्टर बोलते हैं, एंटी हेमोफिलिक, ठीक है, एंटी हेमोफिलिक बोलते हैं बेटा, एंटी हेमोफिलिक।
यानी कि ये हेमोफीलिया को रोकने वाला कारक है, तो इसको कहा जाता है प्रति हेमोफिलिक कारक, हेमोफिलिक कारक। मैम इसको क्यों कहते हैं प्रति हेमोफिलिक कारक? भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेमोफीलिया को रोकता है। अच्छा, अब जैसे मैं हूँ, मेरे शरीर में ये बना है, तभी मुझे हेमोफीलिया नहीं है। जब मुझे चोट लगती है तो खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जिस बंदे को हेमोफीलिया होगा उस बंदे के शरीर में ये कारक बनेगा ही नहीं। अब मैम बनेगा नहीं तो क्या होगा? जब उसको चोट लगेगी तो खून निकलता ही रहेगा, 24 घंटे हो जाएं तब भी खून निकलता ही रहेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? मैम क्लास 10 मिनट पहले क्यों बंद हो जाती है? बेटा इसलिए हो जाती है क्योंकि आप थोड़ा सा लेट जुड़ते होंगे, तो आपको लगता है कि वो 10 मिनट बाद पहले हो गई है ख़त्म, जबकि वो ख़त्म पहले नहीं होती। ये होता है बेटा एप्लीकेशन के अंदर, आप थोड़ा सा लेट जुड़ते हो इसीलिए वो आपको टाइमिंग वही चलती रहती है जो क्लास शुरू होने वाली होती है, तो आपको लगता है कि पहले ख़त्म हो गई। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा प्रियांशु क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। कुछ बच्चों के कमेंट है हेमोफीलिया क्या है, अभी बताऊंगी हेमोफीलिया क्या है। पहले मैं बस कारक लिखवा दूं फिर बताती हूँ हेमोफीलिया क्या है। जल्दी बताओ बेटा। शुगर के मरीज में, शुगर अलग बात है बेटा, शुगर अलग है। डायबिटीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे बीमारियां वहां बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में भी होता है कि घाव नहीं भरता है, बट हम हेमोफीलिया की बात करेंगे अभी थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। हाँ 24 घंटे में तो पूरा ही ब्लड निकल जाएगा, इसीलिए तो ये बीमारी खतरनाक है, इसीलिए तो ये हेमोफीलिया खतरनाक है। अभी बताऊंगी क्या होता है हेमोफीलिया। पहले हम नोवा कारक और लिख लें बेटा, मैं इधर लिख रही हूँ नोवा कारक। तो जब हम लोग 9th फैक्टर की बात करते हैं तो ये है क्रिसमस, ये है क्रिसमस फैक्टर, इसको कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ठीक है। इसको कहते हैं क्रिसमस कारक, क्रिसमस कारक, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रिसमस कारक प्यारे दोस्त, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखोगे तो ये रहा यहाँ पर क्रिसमस कारक या क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। ये क्रिसमस एक व्यक्ति का नाम है बेटा, उसको हुई थी ये बीमारी क्रिसमस नाम के व्यक्ति को, इसीलिए इसको क्रिसमस फैक्टर बना दिया है। अब समझो, तो आप मुझे पहले सिर्फ इतना बता दो कि आपको ये फैक्टर समझ में आए कि भाई रक्त को जमाने वाले 13 फैक्टर्स में से हम लोगों को 4 तो ये शुरू वाले और 5 और 6 टोटल 6 पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपको याद रखना है कि जो पहला कारक है फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम है, चौथे के बाद डायरेक्टली 8 पर आना है एंटी हेमोफिलिक है, और फिर आ जाता है आपको 9वें नंबर पर क्रिसमस फैक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चों को डाउट है मैम हेमोफीलिया क्या होता है, तो बेटा आ जाओ थोड़ा सा आपको हेमोफीलिया के बारे में बताती हूँ। हेमोफीलिया बेटा, हेमोफीलिया जो होता है ये हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है बेटा। हेमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है मेरे बच्चों, ठीक है। आप दोबारा भी इसको पढ़ोगे जब मैं बीमारियां पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी बताकर चलती हूँ कि यह एक आनुवांशिक रोग है, क्लियर। तो यह क्या है बेटा? एक आनुवांशिक रोग है हेमोफीलिया, क्लियर दोस्तों। यह एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों, समझ में आया? तो इट इज अ जेनेटिक डिजीज, आप बताएंगे इट इज अ जेनेटिक डिजीज। तो मेरे दोस्तों ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी ये बीमारी परिवार के परिवार में चलती है। जैसे मुझे हो गई तो मेरे बच्चों में हो जाएगी, मेरे बच्चों में हो गई तो उनके बच्चों में हो जाएगी, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों में से उनके बच्चों में, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ये बीमारी। तो ये एक आनुवांशिक रोग है बेटा, ठीक है। हाँ जी, हेमोफीलिया ऑल्सो कॉल्ड इज रॉयल डिजीज, बिल्कुल सही बात। तो इसको हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि इसको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? इसको हम लोग शाही रोग क्यों कहते हैं बताओ? शाही रोग, कई बच्चों को शाही पनीर याद आ गया होगा, तो भैया इसको हम लोग शाही रोग कहते हैं। हेमोफीलिया का एक और नाम है, हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको शाही रोग? जल्दी बताओ। शाही पनीर तो तुम्हें याद आ ही गया होगा, शाही पनीर तो तुम जानते ही हो, आजकल शादी ब्याह भी बहुत चल रहे हैं भैया, तो शादी ब्याह में शाही पनीर तुम मारते ही हो जाकर मज़ेदार नान के साथ। तो भैया यहाँ पर एक शाही रोग भी है। शाही रोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो एक महारानी थी, महारानी विक्टोरिया,
दोस्तों महारानी, बताओ महारानी थी, रानी भी नहीं, महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, उनको ये रोग सबसे पहले हुआ था बेटा। क्वीन विक्टोरिया थी बेटा। ठीक है, तो जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको ये बीमारी सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो विक्टोरिया नाम की महारानी थी बेटा एक, क्वीन विक्टोरिया, उनको ये बीमारी सबसे पहले हुई थी। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग शाही रोग कहते हैं, क्योंकि वो शाही खानदान से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो अब समझ में आया हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। अब ये 2 प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है हेमोफीलिया। मैम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हेमोफीलिया हैव 2 टाइप्स। हेमोफीलिया 2 प्रकार का होता है, हैव 2 टाइप्स। बेटा इसके 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा मैम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से आपने टाइप क्यों बताए, क्योंकि यही बताने वाली चीज़ है जिस पर मैं अभी डिस्कशन करूंगी। इसके 2 प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है हेमोफीलिया ए, एक होता है दोस्तों हेमोफीलिया ए, है ना। एक क्या होता है भाई, हेमोफीलिया ए होता है, और एक होता है हेमोफीलिया बी, एक होता है हेमोफीलिया बी। तो 2 प्रकार के हेमोफीलिया होते हैं मैम, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी। ABCD तो पढ़ते हो ना तुम, ए के बाद आता है बी, तो मतलब सेम यहाँ पर हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी होते हैं। ठीक है बच्चा, अब मैम ए और बी में अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों में अलग अलग शरीर के फैक्टर प्रभावित होते हैं। तो मैंने कहा कि रक्त को जमाने वाले 13 फैक्टर है ना। मैम क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा, क्वेश्चन कराएंगे जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका कोई उपचार नहीं है हेमोफीलिया का, क्योंकि बेटा आनुवांशिक रोग है। अब आनुवांशिक है तो इसीलिए लाइलाज है। अगर इलाज होता तो भाई अगली पीढ़ी में क्यों जाने देते, ये बताना जरा। अब कोई माँ चाहेगी कि उसके बच्चे में कोई बीमारी जाए, नहीं, तो माँ अपना इलाज करा लेगी वहीं, और बच्चे में बीमारी जाएगी ही नहीं। तो बेटा इसीलिए इन बीमारियों को कोई इलाज ही नहीं है, तभी तो वो बीमारी माँ से बच्चे में, और बच्चे से फिर उसके बच्चे में, बच्चे से फिर उसके बच्चे में चली जाती है। तो ये लाइलाज होते हैं बेटा आनुवांशिक रोग। ठीक है ना, तो एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता क्या है, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस, वो बाद में पढ़ना आप जब मैं बीमारियां पढ़ाऊंगी। ये रक्त से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, आता है पेपर में इसलिए बता रही हूँ। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस भी एक आनुवांशिक रोग है, जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हम, तो वो बाद में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो ये 2 प्रकार का है, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी। मैम ए में कौन सा कारक प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो भाई चलो लिखो, नोट करो। हेमोफीलिया ए जो होता है प्यारे बच्चा, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए में रक्त स्कंदक कारक, रक्त स्कंदक कारक, रक्त स्कंदक कारक 8th, जो 8th था प्यारे बच्चा, ठीक है, 8th प्रभावित हो। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हेमोफीलिया ए जो होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हेमोफीलिया ए में रक्त स्कंदक कारक 8 प्रभावित होता है, मतलब 8 शरीर में बनता ही नहीं है बेटा। तो ये क्वेश्चन आया था कि हेमोफीलिया ए से ग्रस्त व्यक्तियों के शरीर में किस प्रकार के रक्त स्कंदक कारक का अभाव होता है। इन हेमोफीलिया ए विच टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज एब्सेंट। तो आप बताओगे कि जिनको भी हेमोफीलिया ए होता है उनके शरीर में 8वां कारक बनता ही नहीं है। 8वां कारक कौन सा था दोस्तों, बताना कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ सारे बच्चा, 8वां कारक कौन सा था, फटाफट बताओ सारे बच्चे। हेपेटाइटिस, अरे भैया अब तो तुम सारी बीमारियों के नाम ले आओगे। हेपेटाइटिस है प्यारे बच्चे लीवर से संबंधित बीमारी, वो वायरस से होती है, तो वो तो आपकी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगी, वो आनुवांशिक नहीं है। एड्स आनुवांशिक है, कभी कभी हो सकता है एड्स आनुवांशिक, मम्मी से जब बच्चे को हो तब जेनेटिक हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो हाँ, तो AHG बिल्कुल एंटी हेमोफिलिक जो आप लोगों का फैक्टर था वो यहाँ पर नहीं बनता है। तो मतलब 8वां कारक जो मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा था ना, एंटी हेमोफिलिक कारक जो था बेटा, ये AHG
एंटी हेमोफिलिक फैक्टर या एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन जो था ये नहीं बनता है प्यारे बच्चे, जो हेमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनके अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि भाई हेमोफीलिया ए में रक्त स्कंदक कारक 8 प्रभावित होता है। तो मतलब ये यहाँ पर आपको पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा फैक्टर, आप लोग लिखेंगे इन हेमोफीलिया ए, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 इज अफेक्टेड। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 भाई रोमन नंबर में लिखते हैं तो इसीलिए हम इसी तरीके से लिखेंगे 8th इज अफेक्टेड। तो कौन सा यहाँ पर कारक अफेक्टेड होता है इस बीमारी में? 8th। मैम क्या होता है इस कारक के साथ? ये एब्सेंट रहता है, ये बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा कि हेमोफीलिया ए में 8वां कारक, ठीक है, 8वां कारक का अभाव होता है। अभाव जानते हो बेटा, मतलब ये बनता ही नहीं है, ये मिस हो जाता है, किसी भी तरीके से ये क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। तो रोगी को जब चोट लगती है तो खून जम ही नहीं पाता, यानी रक्त का स्कंदन हो ही नहीं पाता। तो बताएंगे इन हेमोफीलिया ए एट्थ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज एब्सेंट। 8th ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज एब्सेंट। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो भाई 8th ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाएगा आपको। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम दूसरा टाइप बताओ, हेमोफीलिया बी में क्या होता है। ये तो हेमोफीलिया ए था भाई, हेमोफीलिया ए में जो 8th फैक्टर था, 8वां कारक जो था वो बनता ही नहीं है, अभाव रहता है, यही 8वां कारक ही प्रभावित होगा। इसी पर जो है क्या होगा प्यारे बच्चे? इन्फेक्शन होगा, और ये जो 8वां कारक है ये बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं हेमोफीलिया बी की। हेमोफीलिया बी में क्या होता है? तो अब अगला पॉइंट है कि हेमोफीलिया बी में आपको पूछेगा कि कौन सा कारक प्रभावित होता है। तो हेमोफीलिया बी में ठीक है, नोवा कारक, ठीक है, नोवा कारक नहीं बनता या नोवे कारक का अभाव होता है। तो दोनों तरीके के पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बताएंगे इन हेमोफीलिया बी, भाई हेमोफीलिया बी के अंदर क्या होता है? 9th फैक्टर इज एब्सेंट। तो किस प्रकार के हेमोफीलिया में कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो अब बता दोगे ना बेटा? तो भाई हेमोफीलिया बी में 9th फैक्टर है एब्सेंट रहता है, हेमोफीलिया ए में 8th फैक्टर एब्सेंट रहता है। 8th फैक्टर क्या था? एंटी हेमोग्लोबिन जो कारक था वो आपका क्या था? एंटी हीमोफिलिक कारक जो था वो 8th फैक्टर था। लेकिन 9 फैक्टर की अगर बात करें तो उसको कहते थे क्रिसमस फैक्टर। तो इसमें क्रिसमस फैक्टर जो है वो एब्सेंट रहता है हेमोफीलिया बी में। अच्छा मैम, हेमोफीलिया की बीमारी की पहचान कैसे होगी? कैसे हेमोफीलिया के बारे में पहचाना जाएगा? तो अब मैं आपको बता रही हूँ हेमोफीलिया के लक्षण। कभी भी आपको पूछे कि हेमोफीलिया नाम की जो बीमारी होती है इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो हेमोफीलिया के लक्षण बेटा, हेमोफीलिया के लक्षण की जब हम लोग बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पर हेमोफीलिया के कोई बेसिक सिम्टम नहीं है। सिम्टम्स ऑफ हेमोफीलिया, सिर्फ यहाँ पर एक सिम्टम आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का नहीं जमता बेटा। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि हेमोफीलिया चाहे ए हो चाहे बी, दोनों के लक्षण सेम होते हैं कि घाव होने पर या चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता बेटा। अब समझ रहे हो ना, रक्त का थक्का जमने वाले कारक इन्हीं को कहते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये होता है हेमोफीलिया। चोट लगी तो आप लोग नॉर्मली क्या देखते हो भाई, जैसे चोट लग गई, मुझे आलू काट रही थी, हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो क्या पूरे दिन खून ही निकलता रहेगा क्या?
अरे भैया 6 से 10 मिनट में अपने आप खून रुक जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा खून। अगर हम लोग ब्लड क्लोटिंग टाइम की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि मैम ब्लड क्लोटिंग टाइम कितना होता है, कितनी देर में रक्त का थक्का जम जाएगा, ब्लड क्लोटिंग टाइम कितना होता है नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं रक्त का थक्का, रक्त स्कंदन का समय कितना होता है, कितने समय में रक्त का स्कंदन हो जाना चाहिए। तो जब हम रक्त स्कंदन के समय की बात करते हैं तो 6 से 10 मिनट में आपकी चोट से खून रुक जाना चाहिए। आपको जो चोट लगी है उससे 6 से 10 मिनट में खून रुक जाना चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, चोट से खून निकल रहा है, आपको कितने 10 घंटे हो गए हैं, आपको 12 घंटे हो गए हैं, फिर भी धीरे धीरे खून निकलता जा रहा है चोट से, तो समझ लेना फिर कुछ दिक्कत है। फिर हेमोफीलिया का टेस्ट कराया जाता है और उसमें आप पॉजिटिव आते हो। तो ये होता है बेटा हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया में क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, तो इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं दोस्तों हेमोफीलिया। अब मुझे बताओ यहाँ तक के फैक्टर आपको क्लियर हुए, यहाँ तक के फैक्टर क्लियर हुए। फिर कैसे होता है बेटा, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर किसी को हेमोफीलिया ए है तो उसको कारक 8 का इंजेक्शन लगाया जाएगा, अगर किसी को हेमोफीलिया बी है तो उसको कारक 9 का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आपको इंजेक्शन लगवाकर हर बार चोट से खून को रुकवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होता है हेमोफीलिया। हर बार डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा ये जो आपके फैक्टर होते हैं, फैक्टर 8 का और फैक्टर 9 का, तब जाकर खून बहना रुकेगा बेटा। तो पॉइंट से क्लियर हुए भाई सारे। अब कुछ भी पूछ ले आपको रक्त स्कंदन से, मैम हम बता कर आ जाएंगे पेपर में। बहुत बढ़िया। तो यही फैक्टर पूछता है, यही सारे फैक्टर आपको याद करने हैं। ये किन फैक्टर्स के कारण कौन सी, यानी किस बीमारी में, किस प्रकार के हेमोफीलिया में कौन सा फैक्टर प्रभावित होता है, ये पूछा जाता है। अब मैं बढ़ रही हूँ तुम्हें लेकर आगे। अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जनरल नॉलेज वाला। भाई थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ी सी कॉमन चीजें भी समझ के चले। कौन बच्चा बताएगा कि हेमोफीलिया डे कब बनाया जाता है? हेमोफीलिया डे, या आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करके चलेंगे। बायोलॉजी में मैं आपको थोड़े जो स्टैटिक के पॉइंट है वो बताती चलूंगी। हेमोफीलिया डे कब बनाया जाता है? कौन बच्चा बताएगा? हेमोफीलिया दिवस, अगर हम लोग बात करते हैं हेमोफीलिया दिवस की, तो आप लोग बताते हो कि भाई ये 17 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है मेरे दोस्तों? 17 अप्रैल को। अब 2026 में 17 अप्रैल को बनाया जाएगा हेमोफीलिया डे, ठीक है। तो हेमोफीलिया डे भी आपको पेपर में पूछा जाता है। मैम कब क्वेश्चन, एक बच्चे का शायद क्वेश्चन को लेकर डाउट है। बेटा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम करेंगे बेटा क्वेश्चंस। हाँ जी भाई, सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, सबके कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब हेमोफीलिया जो डे है वो एवरी ईयर, हर साल 17 अप्रैल को बनाया जाता है। इस बार जो हेमोफीलिया डे बनाया गया था, यानी 2025 में जो हेमोफीलिया डे बनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, ये आपको पेपर में आ सकता है। हेमोफीलिया डे की थीम 2025 में जो हेमोफीलिया बनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? हेमोफीलिया डे जो बनाया गया था 2025 में, इसकी थीम थी प्यारे बच्चा, एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल ब्लीड टू। तो ये थीम थी प्यारे बच्चा 2025 में, यानी 17 अप्रैल 2025 को जो अभी आपका हेमोफीलिया डे बना था 2025 में 17 अप्रैल को, इसकी थीम जो थी वो आपको पेपर में आ सकती है। तो इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी बेटा, इंग्लिश में ही आएगी ऐसे ही लिखी हुई, एक्सेस फॉर ऑल, वीमेन एंड गर्ल ब्लीड टू। तो ये थीम थी, इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना। हेमोफीलिया डे के है बेटा, देखो हमारे भारत में या पूरे विश्व में जो भी स्पेशल डे होते हैं उनको किसी ना किसी दिन रखा जाता है। तो महारानी विक्टोरिया के अंदर ये बीमारी जब डिटेक्ट हुई थी तो उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए हेमोफीलिया डे विश्व भर में 17 अप्रैल को बनाया जाता है बेटा, 17 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि मैडम अब हमने
जो ब्लड के अंदर जो आपकी प्रोटीन थी उनके बारे में बात कर ली, यानी कि हमने बात कर ली एल्ब्यूमिन के बारे में, हमने बात कर ली ग्लोबुलिन के बारे में, हमने बात कर ली फाइब्रिनोजन के बारे में, ठीक है। अब आपका जो प्लाज्मा है इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोथ्रोम्बिन भी आपका ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में ही इस्तेमाल होती है। देखो ये लिख रहा, तो वे प्रोथ्रोम्बिन भी क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग में ही आपकी इस्तेमाल होती है। तो कुल मिलाकर प्लाज्मा की प्रोटीन को हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे कि मैम अभी ये प्लाज्मा ही तो चल रहा था भाई सारा, ये सारी आपकी जो प्रोटीन है किस में पाई जाती थी, प्लाज्मा में ही तो पाई जाती थी। तो कल की क्लास में हमने प्लाज्मा शुरू करा था, प्लाज्मा की प्रोटीन पढ़ते आ रहे थे हम लोग, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पर आकर रुके थे। फाइब्रिनोजन से ही हमने रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को पढ़ा, तो ये पूरा ब्लड क्लोटिंग हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं प्लाज्मा के बारे में, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा में जो अदर पदार्थ आपको देखने को मिलते थे, प्लाज्मा के अंदर जो खनिज पदार्थ देखने को मिलते थे, उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लाज्मा के खनिज, प्लाज्मा में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो प्लाज्मा के खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल इन प्लाज्मा, मिनरल्स ऑफ प्लाज्मा ऐसे लिख सकते हो। आपको पूछ सकता है कि हमारे रक्त के प्लाज्मा में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। भाई प्रोटीन तो पढ़ ली प्लाज्मा के अंदर, अब बात करते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले खनिज। मैंने कल बताया था कि 0.9% में आपके प्लाज्मा में क्या मिलते हैं, खनिज और नमक मिलते हैं, सोल्ट मिलते हैं, नमक मिलते हैं। तो कौन कौन से खनिज प्लाज्मा में मिलते हैं, तो आप बताते हो कि मैम आपके प्लाज्मा में मिलता है सोडियम। हमारे प्लाज्मा में कौन सा खनिज मिलता है भाई, सोडियम पाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम हमारे प्लाज्मा में मिलता है पोटेशियम, क्या पाया जाता है बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम, इसको विटामिन के मत समझ लेना, विटामिन के भी ऐसे लिखी जाती है, लेकिन ये पोटेशियम है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है क्लोरीन, क्या पाया जाएगा भाई, क्लोरीन पाया जाएगा, हमारे प्लाज्मा में मिलता है क्लोरीन। तो सोडियम मिलेगा दोस्तों, सोडियम का सिंबल Na होता है। मैम पोटेशियम मिलेगा, बिल्कुल, तो पोटेशियम को हम लोग किसके द्वारा सिंबलाइज करते हैं, पोटेशियम को K से सिंबलाइज करेंगे। मैम क्लोरीन मिलेगा, बिल्कुल बेटा, तो हमारे प्लाज्मा में क्लोरीन भी मिलता है, ठीक है, क्लोरीन। अच्छा मैम और क्या मिलता है हमारे प्लाज्मा में, मैग्नीशियम भी मिलता है बेटा, ठीक है, मैग्नीशियम। तो हमारे प्लाज्मा के अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि मैग्नीशियम भी प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलता है, मैग्नीशियम। तो आपको कभी भी पेपर में पूछे कि प्लाज्मा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है, क्लोरीन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, और बताकर चलते हो कैल्शियम। कैल्शियम को भी आप पढ़ चुके हो, वैसे आपके प्लाज्मा में कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो ये पॉइंट भी क्लियर। अब हम बढ़ेंगे कि मैम प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो ये सब हमने अब ऑलमोस्ट प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं आपकी ब्लड सेल्स की, यानी रुधिर कोशिकाओं की। तो भाई आ जाइए, अब बात करते हैं रुधिराणु की, यानी ब्लड कार्पेसल्स की। तो कहानी एक बार फिर से देखो, कल प्लाज्मा बताया था, आपको कहा था कि रुधिर के 2 घटक हैं, ये प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा। प्लाज्मा को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, प्लाज्मा की सारी प्रोटीन पढ़ ली, प्लाज्मा में सारे खनिज थे वो पढ़ लिए। अब बारी आती है किसकी, ब्लड सेल्स की, अब बारी आती है ब्लड कार्पेसल्स की। तो रुधिर कोशिकाएं या रुधिराणु जिनको हम लोग कहते हैं बेटा, इन्हीं को कहा जाता है रुधिर कोशिका, इन्हीं को कहते हैं हम लोग रुधिर कोशिका। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रुधिर कोशिका अलग है क्या, तो अलग नहीं है, इन्हीं को कहते हैं ब्लड सेल, यही है आपकी ब्लड सेल्स, इन्हीं को हम लोग ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। तो जब हम लोग बात करते हैं कि मैम रुधिर में कौन कौन सी ब्लड सेल होती हैं, तो हमारे ब्लड में 3 तरीके की ब्लड सेल होती हैं बेटा। एक होती है RBC, ठीक है, RBC जिसको कहते हैं लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, RBC की फुल फॉर्म लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड सेल, इनको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। दूसरा मैम हमारे रक्त में होती है WBC, WBC जिसको कहा जाता है सफेद रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, क्लियर, जिसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सफेद रक्त कोशिका, यानी कि वाइट ब्लड सेल, इनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है ना।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और तीसरी होती हैं प्लेटलेट, जिनके बारे में बार बार अभी हम पढ़ रहे थे, प्लेटलेट्स, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। तो ये 3 तरीके की कोशिकाएं आपके रक्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीनों क्या हैं, जल्दी बताओ। ये तीनों ब्लड का कैसा पार्ट बनाती हैं? ठीक है बेटा, पीवाईक्यू बिल्कुल करवाऊंगी। मैंने कहा ना कि सिर्फ रेलवे के पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगी, अब तक ब्लड से जितने भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सब करवाऊंगी। तो काहे चिंता कर रहे हो, काहे चिंता और फिक्र, जब हम हैं तमरे संग, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना तुम लोगों को। चलो, तो भाई एक बार मुझे बस ये बता दो कि ये जो ब्लड सेल्स हैं ये आपके ब्लड का कितना प्रतिशत बनाती है, आपके ब्लड का कितने प्रतिशत पार्ट बनाती है? कल कराया था आपको। ईमानदारी से बताओ सारे बच्चे कि ब्लड कार्पेसल्स, जिनको हम रुधिराणु भी कहते हैं या रुधिर कोशिका भी कह देते हैं, ये आपके ब्लड का कितना प्रतिशत पार्ट बनाती हैं? तो आप बताते हो कि मैम ये हमारे ब्लड का कितना प्रतिशत पार्ट बनाती हैं? जल्दी बताओ। 45। दीपांकर कह रहे हैं 45। बेटा बहुत बढ़िया, 45% बनाती हैं। और बिल्कुल मैंने बहुत से बच्चों के कमेंट देखे कि मैम ये ब्लड का सॉलिड पार्ट भी बनाती हैं, ठोस भाग भी बनाती हैं। बहुत शानदार, इसको कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब आ जाओ एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आरबीसी। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दोस्तों आरबीसी। तो देखो ये है तुम्हारी आरबीसी, कैसी दिख रही है? ऐसे नहीं लग रहा एल्पेनलीबे वाली टॉफी रखी हुई है, उठाओ और खा जाओ। एल्पेनलीबे की टॉफी जो आती थी, ऐसी लग रही है ना एल्पेनलीबे। चलो आओ बात करते हैं आरबीसी के बारे में। बेटा सबसे पहले आपको इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम, ठीक है। किसी भी आप लोगों को ब्लड सेल के बारे में जब पढ़ना है तो सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम आपको एग्जामिनेशन में आता है। तो बेटा आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये होता है एरिथ्रोसाइट। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा भी था, आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए भी कहा था, एरिथ्रोसाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट कहते हैं हम लोग आरबीसी को। एरिथ्रो का मतलब होता है देखो लाल, एरिथ्रो का मतलब होता है बेटा लाल, लाल लाल लाल, ठीक है। कई बार तुम्हारी मम्मी भी कहती होंगी कि मेरा लाल है, तो लाल। और साइट का मतलब होता है बेटा कोशिका, साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो इसीलिए आपने समझ लिया कि जो लाल कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्लड में, जो लाल सेल होती है हमारे ब्लड में, उन्हीं को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रो वर्ड कहीं भी नजर आए समझ जाना इसका मतलब होता है लाल। तो इसीलिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसीलिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। बेटा मैं सुन तो किसी की भी नहीं रही हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप सुन नहीं रही हैं। बेटा आवाज़ तो तुम्हारी मेरे पास तक आ ही नहीं रही है, मैं तो तुम्हारे सिर्फ कमेंट देख रही हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हो कहो। बेटा देखो बच्चे जो हैं वो लगभग 10,000 से भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो अब सबके कमेंट भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देख लो एक बार कितने हो लाइव तुम। क्या मैंने जब स्टार्ट की थी क्लास तो हाँ देखो अब 1727 बच्चे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। 1727 बच्चों के कमेंट चल रहे हैं बेटा। अब ये बच्चे जो हैं भागे जा रहे हैं, इनके कमेंट जो हैं वो भागे जा रहे हैं। तो बीच में तुम्हारा कमेंट रह जाता है तो हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे, ठीक है। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप आज रात को खुल जाएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप भी होता है, तो वो ग्रुप रात को 8 बजे ओपन होगा बेटा। 8 से 10 बजे तक वो ग्रुप खुलेगा। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हो बेटा। और आप मुझे भी टैग कर सकते हो, जिससे भी तुम्हारा डाउट है, जिस भी टीचर से, उसको आप टैग कर सकते हो, है ना। भावना भाटी RWA करके मेरी आईडी होगी, इसमें मुझे टैग कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? जल्दी बताओ सारे बच्चा, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है? फटाफट बताओ। सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि क्या आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हो, है ना। कमेंट आ रहे हैं राणा यादव, आपके कमेंट मेरे पास तक आ रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो आरबीसी जो होती है मैम, इनका अमाउंट कितना होता है? तो बेटा इनके अमाउंट को भी आप लोग याद रखोगे, इनकी मात्रा। आरबीसी आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा होती हैं
कितनी होती हैं? तो बेटा ये होती हैं 4.5 से 5.5 मिलियन। तो देखो इनकी संख्या मिलियन में होती है। तो कौन सी रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती हैं? तो आप बताते हो आरबीसी सबसे ज्यादा होती हैं। आरबीसी के बारे में आगे बढ़े और बात करें कि मैम जो आरबीसी होती हैं इनकी शेप कैसी होती है, ये भी आपको पूछा जाता है। इनकी आकृति कैसी होती है? तो बेटा आरबीसी की जो आकृति होती है ना, ये होती है बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव मैम, बाय कॉनकेव कैसा होता है? यानी कि उभया उत्तल होती हैं बेटा ये। मैम उभया उत्तल कैसा होता है? जैसे कि मैंने बताया एल्पेनलीवे टॉफी, देखो बीच से पिचकी हुई होती हैं तुम्हारी आरबीसी, दिखाई दे रहा है आपको? तो जो हमारी आरबीसी होती हैं ये बीच से पिचकी हुई होती हैं। देखो ये शेप आपको इजीली विजिबल हो पा रही है। तो ऐसी होती हैं तुम लोगों की आरबीसी। आरबीसी जो होती हैं बेसिकली ये हमारी इस तरीके की शेप की होती हैं, उभया उत्तल। ये बीच से पिचकी हुई होती हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे हमारी आरबीसी के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट, कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो बताएंगे भाई आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। बेटा केवल केंद्रक नहीं होता क्या? ये बताओ, केंद्रक नहीं होता या और भी कुछ नहीं होता? तो तुम्हारी जो आरबीसी है ना, ल्यूकेमिया में शेप कैसी हो जाती है? बेटा ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। ल्यूकेमिया आरबीसी से संबंधित नहीं है, वो डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। तो वो डब्ल्यूबीसी जब आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा डिवीज़न करने लगती हैं, डब्ल्यूबीसी में ज़्यादा डिवीज़न होने लगता है, तब होता है ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे ल्यूकेमिया का आरबीसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो एल्पेनलीवे गोली खाएंगे। चलो इधर देखो। तो बेटा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन केंद्रक के साथ साथ इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, इनमें राइबोसोम भी नहीं होते। तो इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं मिलती हैं। तो आपने लिखा कि आरबीसी में केंद्रक, बेटा राइबोसोम ये भी नहीं पाए जाते। ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। मैम ये सब क्या है? तो ये सब किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है। इनको भी आगे आप पढ़ोगे। तो आरबीसी में ना तो केंद्रक होता है, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, आपने, और माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा सूत्रकणिका, सूत्रकणिका नहीं पाई जाती। समझ में आई बात? नहीं पाई जाती है। इनमें से कुछ भी आपकी आरबीसी में नहीं होता। आरबीसी में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो आरबीसी में केंद्रक, राइबोसोम है ना, अंतःद्रव्य जालिका, और प्यारे बच्चा इसमें सूत्री कणिका कुछ भी नहीं होता है। तो बताकर चलते हैं आरबीसी डू नॉट हैव, आरबीसी नॉट हैव न्यूक्लियस। दोस्तों न्यूक्लियस भी नहीं है। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम भी नहीं है दोस्तों। क्लियर? राइबोसोम्स, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आरबीसी के अंदर इनमें से कोई भी चीज नहीं पाई जाती। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को आप लोग डबल स्टार लगा कर लिखना। पूछा जाता है कि मानव रक्त के अंदर वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक पर बहुत ज्यादा बार आता है पेपर में क्वेश्चन। राइबोसोम नहीं होते, अंतःद्रव्य जालिका नहीं होती, और सूत्री कणिका नहीं होते। तो आपने कहा ये होती है आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कल की क्लास में एक अपवाद पढ़कर चलेंगे बेटा। हम यहाँ पर कल की क्लास में एक एक्सेप्शन पढ़ के चलेंगे कि भाई दो जानवर ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में आपको ये सारे कोशिकांग नजर आते हैं। दो जानवर ऐसे हैं जिनकी आरबीसी को अगर देखो तो उसमें तुम्हें प्यारे दोस्तों केंद्रक नजर आएगा। मैम आनुवांशिक क्या होता है? बेटा आनुवांशिक होता है ऐसी कोई बीमारी जो माता पिता से बच्चों में जाए। क्यों गई बच्चों में? डीएनए से गई। मम्मी पापा का डीएनए तुम में आएगा, तुम्हारा डीएनए तुम्हारे बच्चों में जाएगा। तो ये बीमारियां जीन में होती हैं, जीन यानी डीएनए में होती हैं। तो डीएनए से ये बीमारी फिर एक मम्मी पापा से उनके बच्चों में, फिर उनसे उनके बच्चों में, फिर उनसे उनके बच्चों में। ऐसी बीमारियों को कहते हैं आनुवांशिक बीमारियां। ठीक है, ऐसी बीमारियां होती हैं आनुवांशिक बीमारियां। ठीक है, चलो तो अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे दो अपवाद। अपवाद का नाम लिखकर जाती हूँ, ऊंट दोस्तों
ठीक है। और लामा दोस्तों, ऊंट और लामा, लामा लामा घूंघट करना पड़ेगा। तो कैमिल हो गया और बेटा लामा हो गया। तो कैमिल और लामा कैसे दिखते हैं मैडम जी, कैसे दिखते हैं? तो दिखाऊंगी तुम्हें कैमिल और लामा। तो जब हम लोग बात करते हैं लामा की प्यारे दोस्तों, तो देखो यहाँ पर दोनों भाई हैं। ये कैमिल है, रेगिस्तान का जहाज जिसको आप कहते हो ऊंट, ये ऊंट है प्यारे दोस्त, ठीक है। और ये है इसका दोस्त लामा, ये लामा है बेटा। तो ऊंट और जो लामा होते हैं ना, इनके अंदर जो आरबीसी है, मान लो ये ऊंट की आरबीसी है, देखो ये रही, इनके अंदर जो आरबीसी है इनमें केंद्रक पाया जाता है। वैसे ही लामा की जो आरबीसी है इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन पेपर में आता है कि किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो बताओगे ये है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ऊंट और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है ना। ऐसे लामा की आरबीसी में देखो ये बैठा केंद्रक, ये बैठा केंद्रक। तो ऊंट और लामा जो होते हैं बेटा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, हैव न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके पास जो इनकी रेड ब्लड सेल है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन से दो स्तनधारी ऐसे हैं। ये क्या है बेटा, ये स्तनधारी है, मैमल है, ये भी दूध देता है, ये भी दूध देता है, यानी अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी जो होते हैं उनकी आरबीसी में आपको केंद्रक नहीं मिलता, लेकिन ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक मिलता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कल की क्लास में। तो यहाँ से देखोगे जब आप लोग, तो ये आपकी आरबीसी हैं, और मैम देखो ये ऊंट की आरबीसी हैं। तो इनकी शेप में भी आपको अंतर दिखता है। आपकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है इसीलिए बाय कॉनकेव है ना। और इनकी आरबीसी की शेप आपको दिख रही है, थोड़ी सी ओव्यूल शेप है, अंडाकार जिसको बोलते हो। तो यहाँ इनकी शेप अलग होती है ऊंट की। तो कल इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, है ना, चलो। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो कॉन्सेप्ट कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो इतना कि समझ में आता चले। तो इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है, एक बार बैच खरीद लो, दोबारा ना खरीदो कभी भी जीवन में। और हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग आराम से तसल्ली पूर्वक उसको क्या कर रहे हैं, सोल्व आउट करते चल रहे हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। साथ में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो PYQ भी आपको कराऊंगी। बेटा आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है, सब करेंगे कल। अभी हम आरबीसी के बारे में ही तसल्ली से बात करेंगे। आज टाइम हो गया है तो आरबीसी के बारे में हम लोगों ने कुछ ही पॉइंट है जो करे हैं। बाकी कल की क्लास में हम लोग आरबीसी का जीवन काल, इनकी मृत्यु कहाँ होती है ना, इनका काम क्या होता है, इनमें आपको हेमोग्लोबिन मिलता है, हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल।